जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है 500 सैनिकों ने 25,000 को कैसे हराया। जी हां, आपने सही सुना। यह कोई कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जहां सिर्फ 500 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने 25,000 की विशाल सेना को धूल चटा दी थी। चलिए जानते हैं भीमा कोरेगांव की इस अविश्वसनीय लड़ाई के बारे में। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी को जरा और करीब से देखते हैं और शुरुआत करते हैं इन आंकड़ों से जो सच कहूं तो नामुमकिन से लगते हैं। देखिए, एक तरफ थे सिर्फ 500 महार सैनिक और दूसरी तरफ 25,000 से भी ज्यादा की पेशवा फौज। बस एक बार सोचकर देखिए, इतने बड़े दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए किस जिगर की जरूरत पड़ी होगी। ये आंकड़े ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, एक ऐसी लड़ाई जो वाकई में हर तर्क को, हर सोच को चुनौती देती है और सुनने वाले को भी चकित कर देती है। तारीख थी 1 जनवरी 1818। जगह भीमा नदी के पास कोरेगांव। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। साल का पहला दिन, खून जमा देने वाली ठंड और अंग्रेजों के लिए लड़ने वाली 500 महार सैनिकों की टुकड़ी का सामना हो रहा है एक विशाल, एक बहुत बड़ी पेशवा सेना से। उस हवा में सिर्फ बारूद की गंध नहीं थी बल्कि उनके पूरे समुदाय का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। और हुआ क्या? दोपहर होते होते उस छोटी सी टुकड़ी ने उस विशाल सेना को घुटनों पर ला दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई तो नहीं हो सकती। ये जंग तलवारों से ज्यादा फौलादी इच्छा शक्ति और सदियों के अपमान का बदला लेने की उस आग से लड़ी गई थी जो उनके सीने में जल रही थी। तो इस सवाल का जवाब महार समुदाय द्वारा सहे जा रहे उस गहरे सामाजिक उत्पीड़न में छिपा है। और यही हमें उस असली वजह तक ले जाता है जो उन 500 सैनिकों के दिलों में आग की तरह जल रही थी। स्रोत हमें बताते हैं कि उस समय भेदभाव की एक ऐसी व्यवस्था थी जहां लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में अमानवीय नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे कि गले में मिट्टी का बर्तन लटकाना ताकि उनका थूक जमीन को अपवित्र ना कर दे, कमर पर झाड़ू बांधकर चलना ताकि उनके पैरों के निशान भी साथ साथ मिटते जाएं। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये किसी की इंसानियत को, किसी के वजूद को पूरी तरह से नकारने का एक तरीका था। और ये जुल्म ये सिर्फ एक इलाके तक ही सीमित नहीं था। स्रोत हमें त्रावणकोर की एक ऐसी क्रूर प्रथा के बारे में बताते हैं जिस पर आज यकीन करना भी मुश्किल है। इसे कहते थे मूलाकर्म, या आसान भाषा में कहें तो ब्रेस्ट टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स था जो निचली जाति की महिलाओं से उनके शरीर को ढकने के अधिकार के लिए वसूला जाता था। और नीचता की हद देखिए, टैक्स की राशि स्तन के आकार पर तय होती थी। मतलब ये उनके सम्मान को एक मामूली लेन देन में बदलने का एक घिनौना तरीका था। स्रोत हमें नलिनी नाम की एक महिला की कहानी बताते हैं जिसने इस अपमान के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। जब टैक्स कलेक्टर टैक्स मांगने आया तो उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि विद्रोह का एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने अपना स्तन काटकर उसे सौंप दिया। इस बलिदान से उनकी मृत्यु हो गई और एक दिल दहला देने वाले मोड़ में उनके पति ने भी उनकी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। ये परंपरा का एक दर्दनाक उल्टाव था जिसे पुरुष सती का पहला ज्ञात मामला माना जाता है, जो उनके दर्द और उस समय के क्रूर उत्पीड़न का एक भयानक प्रतीक बन गया। तो इस गहरे सामाजिक विभाजन ने, इस नफरत ने बड़े पैमाने पर उपमहाद्वीप को कैसे प्रभावित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके परिणाम कितने दूरगामी थे। देखिए, अंग्रेजों ने समाज के इन अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भारतीय समाज में इन दरारों को देखा और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उन्हें स्थानीय शासकों द्वारा सताए गए लोगों में से ही सैनिक मिल गए। मतलब भारत की ये जातीय व्यवस्था उनके लिए एक तरह से ईंधन का काम कर रही थी। इसने एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा कर दी। और स्रोत के अनुसार जब ब्रिटिश शासन से आज़ादी नज़दीक आ रही थी तो ये हर किसी के लिए सिर्फ जश्न का पल नहीं था। कुछ लोगों के लिए इस आज़ादी का स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा था। एक असली डर था, एक डर कि ब्रिटिश शासन के अंत का मतलब कहीं उत्पीड़न के पुराने तरीकों की वापसी तो नहीं होगी। अतीत के जुल्मों का साया उन पर मंडरा रहा था, जो स्वतंत्रता के वादे पर ग्रहण लगा रहा था। वो लोग आज़ादी के जश्न से ज्यादा अपने आने वाले कल को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। तो इतने दर्दनाक इतिहास से आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? क्या इन जख्मों को भरने का कोई तरीका है?
स्रोत हमें एक आधुनिक समाधान सुझाता है। स्रोत का तर्क ये है कि आज नफरत और भेदभाव से लड़ने का जवाब सीधी लड़ाई या टकराव नहीं, बल्कि उपलब्धि के माध्यम से सशक्तिकरण है। मतलब लड़ना नहीं, बल्कि कुछ बनना है। अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बने और फिर समाज की सेवा करें। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। ये समाज के मूल्यों पर स्रोत की एक बहुत ही तीखी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली टिप्पणी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, समाज दिखावा करता है कि उसे पढ़े लिखे लोग पसंद हैं, असल में उन्हें अमीर पसंद है। तो तर्क यह है कि आर्थिक सफलता मतलब पैसा ही वो एकमात्र चीज है जो जाति और धर्म जैसी सामाजिक बाधाओं को पार कर जाती है। पैसा एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। और ये शानदार ढंग से अंतिम सार को दिखाता है। लोगों के दिमाग को जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अनिवार्य बनकर बदलो। अपने बच्चों को इतना काबिल डॉक्टर बनाओ कि जो आपसे नफरत करते हैं उन्हें भी अपने बच्चे के इलाज के लिए आपके पास आना पड़े। यही बदला लेने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। एक ऐसा बदला जो नफरत से नहीं, बल्कि सफलता से लिया जाता है। ये एक मूक तमाचा होता है। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी एक व्यक्ति की सफलता ही पूरे समाज में फैले भेदभाव का अंतिम जवाब हो सकती है, या फिर ये एक बहुत लंबे सफर का महज एक कदम है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।